Hi, today I will talk about the second part of the history of the Indian politics. फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि कैसे इंडिया जो है वो 1947 से 1952 तक में अपने आप को एक नेशन के रूप में कंसोलिडेट करता है। इस पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिंगल पार्टी रूल और सिंगल पार्टी सिस्टम में क्या अंतर होता है। इस पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी बन के क्यों उभरती है। इस पार्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कैसे सेंट्रलाइजेशन, बार्गेनिंग, फेडरलिज्म एंड कंसेंसस बिल्डिंग पे फंक्शन कर रही थी। So, myself Ahmed, and once again I welcome to all of you on my channel UPSC Knowledge Network. See, through the parliamentary democracy we established a political system in India. Parliamentary democracy के थ्रू हमने एक political system को establish किया. See, the first general election took place in India from 25 October 1951 to 21 February 1952. It established a single party rule which is also known as the Congress era. So let's understand that what is the differences between the single party rule and the single party system. See, single party system means there is only one political ideology reflected by a political party, and that ideology of the political party is the constitution of that state. मतलब ये कि सिंगल पार्टी सिस्टम का सिंपल सा ये मतलब होता है कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो आइडियोलॉजी उस पॉलिटिकल पार्टी का होता है वही उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है रसिया एंड द चाइना। अभी चाइना में जो है वो जी जिनपिंग जो है वो तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं, जबकि चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। सो वी कैन से फॉर द सीक ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई टोल्ड यू कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता है वही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो चलिए हम ये जानते हैं कि सिंगल पार्टी रूल का मतलब क्या होता है। देखिए, सिंगल पार्टी रूल मींस द डोमिनेशन ऑफ द वन पॉलिटिकल पार्टी in a multi-party system. So let's know that what is the meaning of the single party rule. Single party rule का सिंपल सा मतलब होता है कि एक मल्टी पार्टी सिस्टम में एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिकली डोमिनेट करता है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन भी होता है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इतना स्ट्रांग होता है कि उस समय में उस पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी दूसरा पॉलिटिकल पार्टी ना तो लोकसभा के इलेक्शन में उसको चैलेंज कर सकता है और ना ही स्टेट के असेंबली के इलेक्शन में उसे चैलेंज कर सकता है। अब क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि व्हाई द कांग्रेस वाज द डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि आजादी के बाद कांग्रेस जो है वो एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में क्यों उभरता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेटअप किया जाता है 1885 में, और 1885 से लेके 1947 तक कांग्रेस जो है वो एक मूवमेंट की तरह काम करती है, ताकि नेशनल यूनिटी के फीलिंग्स को लोगों के बीच डेवलप किया जा सके, ताकि नेशनल यूनिटी के फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, ताकि ब्रिटिश रूल से इंडिया को आजाद कराया जा सके, ताकि इंडिया को एक सॉवरेन नेशन बनाया जा सके। यही वो कारण है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को हर कास्ट, हर धर्म और हर क्षेत्र के लोगों का समर्थन हासिल था, और बढ़ते हुए समय के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेस सपोर्ट मजबूत हो चुका था। बढ़ते हुए समय के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट बेस ब्रॉड हो चुका था। यही वो कारण है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो किसी भी सेक्शन, किसी भी ग्रुप और किसी भी कम्युनिटी को अपील करने में सक्षम थी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आजादी से पहले एक नेशनल मूवमेंट की तरह काम कर रही थी, अब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी में बदल चुकी थी। लेकिन जो सपोर्ट बेस इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेगेसी में मिली थी वो अब भी
बरकरार थी। यही वो कारण है कि आज़ादी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरती है। यही वो कारण है कि आज़ादी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक मास पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरती है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन नेशनल Congress rule was under the leadership of the Nehru, and it basically functions on the basis of centralization, bargaining, federalism and consensus building. So let's understand these three terms one by one. So let's understand the centralization. After independence, India's unity and integrity was threatened by all fronts. We had Dravidian movement in the south. There was a Naga movement. There was a Jammu and Kashmir problem. There was language politics. There was caste-based violence. आज़ादी के बाद इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को हर तरफ से चैलेंज किया जा रहा था। सिंपल मीनिंग इज दैट इंडियाज नेशनलिटी वाज थ्रेटन बाय वेरियस सेक्शंस ऑफ द ग्रुप्स, regions and the various ideology. Therefore, our national leaders and founding fathers, they agreed to make central stronger than states. Thus, there is provisions for a strong center in the constitution. We have the first part of the constitution. We have article 356. We have article 364 and we have schedule 7 of the constitution that empowering center. So there is a provisions for a strong center by legally, politically and administratively so that we can preserve unity and integrity of India. इस centralization से हम दो तरह के क्वेश्चन को काउंटर कर सकते हैं। पहला, why the local self governance institution were delayed, इसका कारण centralization। दूसरा, why the central government is stronger than states. So let's talk about the bargaining federalism. See, the union government under the leadership of the Nehru never impose its order upon the state governments. नेहरू गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर्स को कभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स पे इम्पोज नहीं किया। सिंपल मीनिंग इज दैट नेहरू नेवर मिसयूज द आर्टिकल 123, आर्टिकल 356, आर्टिकल 364 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेहरू जो है मोस्टली बार्गेनिंग के थ्रू हर मैटर को रिजॉल्व किया करते थे। इसका सिंपल सा एग्जांपल है अबोलिशन ऑफ द जमींदारी एक्ट। यदि हम एग्रीकल्चर को देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और हर स्टेट जो है वो जमींदारी को रेगुलेट करने के लिए अपनी अपनी लॉ लाना चाहती थी, लेकिन नेहरू ने इस मैटर को बार्गेनिंग के थ्रू रिजॉल्व किया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द नेहरूबियन एरा, द स्टेट वाज अपॉन द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, बट the nature of the central and the state relation was bargaining federalism. So let's see the consensus building. See, the concept of the consensus building introduced by the Nehruvian era. Whenever the Nehru was formulating economic policy, the communist they proposed their own plan, capitalist they proposed their own plan, but the Nehru never established communist form of the economic system, but the Nehru never established the capitalist form of the economic system. Rather, Nehru proposed mixed economy. So when we talk about the abolition of the zamindari system, USSR, China, they killed their own zamindars, whereas नेहरू गेव देम एडिक्वेट कंपनसेशन। यदि हम एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम के बारे में बात करें तो जहां एक तरफ हम जमींदारी को ख़त्म कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हम कंपनसेट भी कर रहे हैं। लेकिन जो प्योर सोशलिस्ट कंट्री थे, लेकिन जो फुल्ली सोशलिस्ट कंट्री थे जैसे कि यूएसएसआर, चाइना, उन्होंने अपने जमींदार को ही मार डाला। कंपनसेशन की तो दूर की बात है। गाइज, इफ यू थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू, देन यू कैन encourage me by liking, sharing and subscribing my YouTube channel UPSC Knowledge Network. And thanks for watching and Jai Hind.